नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र महेंद्रा, प्रवक्ता इतिहास। आज आपके समक्ष 12th क्लास का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट, राजा, किसान और नगर का दूसरा भाग जो हमारा बाकी था वो लेके। तो हमने पिछले चैप्टर में उत्तर भारत के शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा था कि किस तरह का शासन था, राजा कैसे थे। आज हम थोड़ा दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे कि दक्षिण के राजा और सरदार कैसे थे। जैसा कि हम सबको पता है कि अशोक के 13वें अभिलेख में दक्षिण भारत के 4 राजाओं का नाम आता है, 4 राज्यों का नाम आता है। चोल, पांडे, केरल पुत्र, सातीय पुत्र। तो चोल की बात करें तो चोल तो हम कह सकते हैं तमिलनाडु का ऊपरी भाग और कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश का, वहां चोल राज्य था। और उसके नीचे पांडे राज्य था जिसकी राजधानी मदुरई थी। मदुरा जो आजकल है उसको मदुरई बोलते थे, वो इसकी राजधानी थी पांडे की। चोलों की जो राजधानी थी वो उरेयूर थी, उरेयूर, जो कि सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध थी। और इस तरफ केरल पुत्र, जिसको चेर भी कहा गया है, चेर राज्य जो आज वर्तमान में केरल में है, उसका वर्णन है। सातीय पुत्र का भी समीकरण नहीं हो पाया कि वो कैसा राज्य था, क्योंकि हमारा चैप्टर है राजा, किसान और नगर। तो हम दक्षिण भारत के राजाओं के बारे में बता रहे हैं कि आपको ये याद रखना है कि हम नीचे से शुरू करें तो इस तरफ तो केरल पुत्र थे जो वर्तमान केरल में। तमिलनाडु का जो निचला हिस्सा है वहां पांडवों का राज्य था। पांडे, गोदावरी जहां नदी गिरती है वहां एक जगह है मदुरई। तो मदुरई उनकी राजधानी थी पांड्यों की। और उससे ऊपर था चोल, उरेयूर उनकी राजधानी थी। तो पहले इन 3 राज्यों की बात करें तो यहां हमें दिखाई देता है कि जो पांडे राजवंश था उसका व्यापार रोम के साथ भी था। उस समय के रोम, इटली वर्तमान में जो है वहां एक है रोम जगह। तो वो पहले विशाल एक साम्राज्य होता था, उसका व्यापार हमारे यहां दक्षिण भारत में होता था। केरल में एक जगह है मुजिरिस, उसमें वहां उनकी सेना के पड़ाव के साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं। तमिलनाडु में 1-2 जगह उनके सिक्के मिले हैं। रोम के जो सम्राट थे उनके सिक्के हमें तमिलनाडु में मिले हैं। हमारे यहाँ के जो मृत भांड है वो या वहां के मृत भांड यहां मिले हैं। एक हमारे हाथी दांत की बनी हुई एक प्रतिमा, मूर्ति, शायद लक्ष्मी की मानी जाती है, वो पोम्पई शहर है इटली में, रोम साम्राज्य में था उस समय पोम्पई, तो उसमें मिली है। तो इससे पता लगता है कि उस समय रोम के और दक्षिण भारत के अच्छे संबंध थे। पांडे राज्यों के ने अपने 2 दूत रोम में भेजे, इसके हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो ये इस तरह से दक्षिण के राज्य थे। ये तो मैंने बता दिया अशोक के समकालीन ये 3 राज्य। उसके बाद दक्षिण भारत की बात करें तो हम 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास दक्षिण भारत में हम सातवाहन को पाते हैं। सातवाहन या आंध्र साम्राज्य भी इसको कहा जाता है। इसके बारे में डाउट है कि मैं आपको इसको स्पष्ट करना चाहूं, क्योंकि हिस्ट्री के बच्चों को प्रत्येक बातें पता होनी चाहिए कि पुराणों में तो जो सातवाहन साम्राज्य है उसको कहा गया है आंध्रीय राज्य, आंध्र राज्य से संबोधित किया गया है, जबकि अभिलेखों में हमेशा नाम आया है सातवाहनों का। तो इसका जो क्षेत्र था वो वर्तमान का जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक का कुछ हिस्सा, ये था इनका क्षेत्र। सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये इनके प्रसिद्ध राजा हुए। क्योंकि हमारा टॉपिक सिर्फ मोटी मोटी जानकारी देना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, इसलिए डिटेल में नहीं करेंगे, छोटा वीडियो रखेंगे।
तो अब इसके बाद एक और वंश आता, वाकाटक वंश, सातवाहनों के बाद दक्षिण भारत में। वाकाटक वंश की एक प्रसिद्ध महिला शासिका हुई है भारतीय इतिहास की, एक महिला शासिका जिसका नाम था प्रभावती गुप्त। दक्षिण भारत में आपने गुप्तों के बारे में सुना कि दक्षिण भारत में गुप्त वंश के बारे में बता देता हूं एक बार फिर से, तब वो वाकाटक वंश से संबंधित करेंगे उसको। तो दक्षिण भारत में क्या था, उत्तर भारत की बात करें तो वहां हमें दिखाई देता है 280 के आसपास श्रीगुप्त नाम का एक सामंत, छोटा राजा, सामंत टाइप का। फिर श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच दिखाई देता है। घटोत्कच ये एक सामंत थे, बड़े एक राजा, शासक नहीं थे। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम हमें एक बड़ा शासक दिखाई देता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद हमें समुद्रगुप्त दिखाई देता है, जो कि प्रयाग प्रशस्ति में जिसकी विजयों का वर्णन किया गया है कि कैसे उसने 12 तो उत्तर भारत के राजाओं को जीता, दक्षिण भारत के 9 राजाओं को जीता, सीमावर्ती क्षेत्रों के राजाओं को जीता। तो वो हम डिटेल में फिर कभी करेंगे, अब सिर्फ इतना ही समझना काफी है। समुद्रगुप्त के बाद जो नाम आता है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय का। अब चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी प्रभावती गुप्त, जिसकी शादी की गई थी वाकाटक वंश से। वाकाटक वंश का रुद्रसेन द्वितीय के साथ उसकी शादी की गई थी। कुछ साल के बाद रुद्रसेन की मृत्यु हो गई। उसके 2 बेटे थे, दामोदर सेन और दिवाकर सेन। अल्प आयु के थे, इसीलिए उनकी संरक्षिका के तौर पे प्रभावती गुप्त ने वहां शासन किया। वाकाटक के बाद वहां हम चालुक्य वगैरह वंश देखते हैं, लेकिन वो बाद की बात है, मध्यकाल शुरू होने को होता है तब, वो फिर करेंगे। अभी हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं कि दक्षिण के राजा और सरदार हमने कर लिए। अब है दैविक राजा। अब है ना, क्या होता है, हम जब इतिहास पढ़ते थे, भारत का इतिहास पढ़े, चाहे मेसोपोटामिया का करें, चाहे चीन के बारे में पढ़े, तो हमें दिखाई देता है कि राजा अपनी शक्ति को लोगों के ऊपर थोपने को कह सकते हो, या उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए अपने अंदर देवीय गुणों का एक तरह से वो करते थे कि भाई हमारी जो सत्ता है वो भगवान परालौकिक है, इस लोक की नहीं है, वो ताकि लोग उनकी बातों को आसानी से माने, किसी तरह का विद्रोह ना हो। तो हमें दैविक राजाओं का, जो राजा थे, जैसे कुषाण वंश की बात करें। अब कुषाण कौन थे, ये मेरे को पता नहीं बताया है कि नहीं आपको, लेकिन फिर बताता हूं मैं आपको कि ये हमारा पश्चिमोत्तर भारत है। इस तरफ से सबसे पहले इंडो ग्रीक शासकों ने भारत पर आक्रमण किया, या उनकी सत्ता यहां स्थापित हो गई इंडो ग्रीक की। हिंदयवन, डेमेट्रियस, मिनांडर वगैरह यहाँ के प्रसिद्ध शासक रहे हैं हिंदयवन के। उसके बाद कुषाण आए। कुषाणों में कुजल कटफिस, विम कटफिस और हमारा कनिष्क प्रसिद्ध है। तो इन राजाओं ने क्या किए कि एक बात और याद रखनी है हमें कुषाणों के बारे में, कि ये वो शासक थे भारतीय इतिहास के जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। तो सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले जारी करने का नाम आता है कुषाणों का, लेकिन सिक्कों के बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि अलग से एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इतना ही याद रखना है। तो हम बात कर रहे थे जो उनके सिक्के मिले हैं कुषाणों के, उन सिक्कों के ऊपर हमें बुद्ध की मूर्ति मिलती है, हमें शिव की मूर्ति मिलती है, हमें शिव का वाहन जो नंदी है उसकी मूर्ति, यानी उसके ऊपर, सिक्कों के ऊपर उनकी छाप मिलती है। तो इससे क्या है कि वो अपने आप को लोगों से, यहाँ के स्थानीय लोगों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं धर्म के आधार पर, ये हमें दिखाई देता है।
तो ये देवी राजा हुए, इसको हम लंबा नहीं खींचेंगे, इतना मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे बदलता हुआ देहात। राजाओं के बारे में हमने कर ली बात, उत्तर भारत के राजा कैसे थे, दक्षिण भारत के कैसे थे। अब देहात की बात करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर है लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच, यानी 2600 से साल से पहले से 1400 साल के बीच कैसा शासन व्यवस्था थी, राजा कैसे थे, किसान कैसे थे, नगर। राजाओं के बारे में बात बहुत हो चुकी है, अब किसानों की बात करेंगे, नगर की बात करेंगे। अब जनता में राजा की छवि कैसी थी। देखो, आपने ये देखा कि राजा क्या चाहता था, उसके मन में क्या था, वो तो उसने अभिलेखों में, जो दीवारों पर भित्ति अभिलेख, पत्थरों के ऊपर अभिलेख, गुफाओं के ऊपर अभिलेख छपवा कर अपनी बात कह दी। लेकिन जनता के बारे में कैसा पता लगे कि भाई वो कैसी थी, जनता में राजा की छवि क्या थी, राजा के बारे में जनता क्या सोचती थी। तो इसका भी हल है हमारे इतिहासकारों के पास। वो क्या है, उस समय की जो साहित्यिक रचनाएं हैं, जैसे विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है, या जातक कथाएं हैं जो महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की मानी जाती है, 550 के आसपास ये जातक कथाएं हैं। जब उनका अध्ययन करते हैं तो उनमें वर्णन आता है कि जनता राजा के बारे में, दुष्ट राजा है तो उसके बारे में क्या सोचती है, अच्छा राजा है तो उसके बारे में, तो सारा खाका हमें पता लग जाता है साहित्यिक एविडेंस से, स्रोत से। फिर हम बात करेंगे उपज बढ़ाने के तरीके क्या थे, भाई उपज कैसे बढ़ाई जाती थी। तो 600 ईसा पूर्व के आसपास वहां लोहे के हल्के फाल आ गए थे। जैसे हमने पढ़ा था ना कि खासकर मगध में लोहे और कोयले के भंडार थे, लोहे के औजार हथियार बनने लग गए थे, तो अब लोहे के फाल भी बनने लग गए थे हल्के। तो इससे खेती करना आसान हो गया और उपज में बढ़ोतरी हुई। एक धान, जो चावल जिससे बनता है, धान की रोपाई शुरू हो गई, इससे भी पैदावार काफी बढ़ गई। इसके अलावा जलाशयों का वर्णन आता है, कुओं का वर्णन आता है, तालाबों का वर्णन आता है, कुछ जगह नहरों के द्वारा भी कृषि की जाती थी। ये उपज बढ़ाने के तरीके थे भाई, जिससे उपज बढ़ी। पहाड़ी इलाकों में जो पहाड़ थे, चाहे वो पूर्वोत्तर भारत के हो या हमारे विंध्याचल सतपुड़ा के आसपास के हो, तो वहां की खेती के बारे में क्या वर्णन है कि वहां कुदालों से खेती की जाती थी। कुदाल एक तरह से लोहे का एक होता है जिससे खोद के खेती के लिए वो प्रयुक्त होता है औजार, कुदाल बोलते हैं उसको, तो उसका वर्णन है। अब इसके लिए मैं आपको एक और वर्णन दूंगा। हर्षवर्धन एक राजा हुआ है जिसका शासनकाल 606 ईसा पूर्व से 647 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश में कन्नौज जगह है, वहां उसका शासन था। वैसे तो शुरुआत उसकी हमारे हरियाणा से हुई थी। कन्नौज जो हर्षवर्धन था उसके राज्य की, ये हमारा जो कुरुक्षेत्र के साथ में खानेश्वर है, स्थानेश्वर, वहां का वो शासक था। ये डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है। तो वहां से बाद में उसकी बहन की, उसका जो जीजा था, उसकी मृत्यु के बाद वो वहां का शासक हुआ। तो उसके दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बाणभट्ट। उसने बड़ी अच्छा ग्रंथ लिखा है, हर्षचरित, संस्कृत भाषा में। जब हम उस ग्रंथ को, आज भी वो उपलब्ध है, जब उसको पढ़ते हैं तो हमें उस समय की काफी जानकारी मिलती है। यहाँ एनसीईआरटी में उसका एक रेफरेंस दिया है कि कैसे लोग, गांव के लोग जंगलों से फल, फूल, कंद, मूल, शहद वहां इकट्ठा करते हैं और आसपास के गांव में बेचते हैं। उसी में एक कुदाल का भी वर्णन आता है, कुदाल से पहाड़ी क्षेत्रों में लोग खेती करते हैं। तो ये एविडेंस है, सबूत है इतिहासकार के लिए कि ये कैसे उपलब्ध होते हैं। तो अब है ग्रामीण समाज में भी भिन्नताएं, दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत हो, ग्रामीण समाज में भी विभिन्नताएं मिलती थी। दक्षिण भारत की बात करें तो वहां वेल्लालर, बड़े किसान, जमींदार टाइप के जो किसान होते थे, बड़ी भूमि के मालिक, उनका वर्णन आता है।
छोटे किसानों का वर्णन आता है। ऐसे उत्तर भारत में भी कई वर्णन आता है। जब उनको पढ़ते हैं तो हमें पता लग जाता है कि उस समय समाज में क्या क्या विभिन्नताएं उपलब्ध थी, क्या क्या विभिन्नताएं थी। अमीर लोग कैसे रहते थे, गरीब लोग कैसे रहते थे, किसानों की हालत कैसी थी। अब है भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण। अब भूमिदान की बात करेंगे इतिहास के लिए, ये बहुत जरूरी है कि भूमिदान व्यवस्था क्या थी। भूमिदान का मतलब है कि जब कोई शासक या भूमि का मालिक किसी को अपनी भूमि दान में दे दे। तो सबसे पहले भारतीय इतिहास की बात करें तो सातवाहन वंश हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी तक, यानी 2200 से लेके 1800 साल पहले तक ये राजवंश था। तो इन्होंने सबसे पहले भूमिदान व्यवस्था क्या शुरुआत की। हमारे यहाँ प्रभावती गुप्त का एक अभिलेख मिला है, उसमें दंगुल गांव है एक कोई, उसका वर्णन है। उसको एक व्यक्ति था चिल्लान स्वामी, उसको भूमि दान देने का वर्णन है, पूरा लिखित में है। उसमें अभिलेख में लिखा हुआ है कि कैसे ये गांव इस व्यक्ति को, चलन स्वामी को दे दिया जाए। इसके बाद इस गांव में पुलिस नहीं आएगी, सेना आएगी तो उसको अब इस गांव के लोग घास, बैठने के लिए पशुओं की खाल या दूसरा सामान देने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ के लोग अब नमक या शराब के लिए भी आगे से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हमें उस समय की व्यवस्था के बारे में पता चलता। भूमिदान जिस गांव में को दिया जाता था तो इसका मतलब क्या था कि वो कई सारी छूटों से, कई सारी उसको छूट मिल जाती थी, लेकिन उस जिस व्यक्ति को मिलता था वो उनसे इस तरह के लगान वसूल कर सकता था उस गांव से। तो ये भूमिदान व्यवस्था है। आमतौर पे जो भूमिदान है वो ब्राह्मणों को या कोई शिक्षा संस्थानों को दान में दी जाती थी। अग्रहार नाम आता है, अग्रहार एक गांव होते थे जहां ब्राह्मण निवास करते थे, उन गांवों को दे दिया जाता था अग्रहार। बाद में भूमि के हिस्से को भी कहा गया अग्रहार। ब्रह्मदेव भी ऐसी थी भूमि जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे उस पर शासन व्यवस्था चलती थी। राजा का एक तरह से उसके अधिकार हटकर उस व्यक्ति का हो जाता था। कहते हैं कि इस भूमिदान से ही आगे जाके सामंतवाद, फ्यूडलिज्म की शुरुआत हुई, जैसा कि यूरोप में भी हम देखते हैं 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास चरम पर था वहां सामंतवाद। तो भारत में भी यहीं से इसकी शुरुआत होती है। अब है नगर और व्यापार कैसा था। तो भाई हमारे यहाँ इधर पश्चिमोत्तर में दर्रे हैं, कुछ रास्ते हैं प्राकृतिक, जैसे खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, उनसे आने जाने का मार्ग है प्राचीन काल से ही। जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था वो भी खैबर दर्रे से हुआ था। तो इन्हीं दर्रों के द्वारा हमारा व्यापार भी होता था। तो यहां से हमारा व्यापार मध्य एशिया, ईरान, इराक होते हुए आगे यूरोप तक भी हमारा सामान पहुंच जाता था, रोम तक, ये जो आजकल इटली में है। तो वहां तक भी व्यापार होता था। कुछ यहाँ बड़ोच बंदरगाह है उसके द्वारा, या फिर मजूरिस बंदरगाह या दूसरी बंदरगाहें थी, उनके द्वारा भी उत्तरी अफ्रीका की तरफ जाते हुए हमारा व्यापार होता था। इसके अलावा ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, ये जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल है उसमें, तो उससे हमारा व्यापार पूर्वोत्तर, जो हमारा ये म्यांमार है या स्वर्ण भूमि कहते थे उस तरफ, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, या फिर इससे होते हुए चीन की तरफ भी हमारा व्यापार होता था। तो इस तरह से हमारा व्यापार, मैंने पहले भी व्यापार के बारे में बताया कि हमारा का कैसे उन्नत व्यापार था। दक्षिण भारत से काली मिर्च, गरम मसाले, हाथी दांत का सामान, ये चीजें हम दूसरे देशों को भेजते थे। इसके बदले में हमें सोना वगैरह काफी मात्रा मिलता। अब एक और एविडेंस देता हूं मैं, क्योंकि मैं, जब हम इतिहास की बात करते हैं ना तो एविडेंस पे ही ज्यादा निर्भर रहता। कहानियां इतिहास नहीं होती, जो आजकल आप टीवी में देखते हो या फिर फिल्मों में देखते हो, वो इतिहास नहीं है। इतिहास मांगता एविडेंस कि भाई क्या तथ्य है आपके पास, आप ये बात बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो।
जैसे मैंने बताया कि यहाँ से हमारे गरम मसाले, इलायची या दूसरी चीजें जाती थी। तो पिलनी नाम का एक व्यक्ति हुआ है जिसने नेचुरल हिस्ट्री लिखी है, आज से 2000 साल पहले, लगभग पहली शताब्दी का माना जाता है पिलनी। तो वो दुख व्यक्त करता है कि भारतीय सोना, रोम का सोना भारत में आके जमा होने लग रहा है, इस बात पे दुख व्यक्त करता है। एक और किताब मिली है, उसका राइटर पता नहीं लग गया है, एरेथियन सी, उसमें भी भारतीय समुद्री यात्राओं के बारे में वर्णन है। तो ये सारी चीजें हमें बताती है कि उस समय का व्यापार कैसा था। फायान आया भारत, ह्यूनसांग आया भारत, तो उन्होंने उन नगरों का वर्णन किया है जो उन्होंने देखे। कई नगर तो उन्होंने, जो मैगस्थनीज बताता है मौर्य काल के थे, उनको बुरी अवस्था में देखा, उनका भी वो वर्णन करते हैं। जैसे पाटलिपुत्र अपनी वैभव खो चुका था जो उसके अंदर पुराना था। तो ये जब यात्री, इनके एविडेंस मौजूद है, पाकों की लिखी फायान ने, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया, और ऐसे ही ह्यूनसांग जो हर्षवर्धन के समय में आया, उन्होंने अपनी किताब लिखी। तो उनमें हमें ये एविडेंस मिल जाते हैं व्यापार के बारे में, नगरों के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि जो उज्जैनी था उसमें कैसा व्यापार होता था, कौशाम्बी में कैसा होता था, या ताम्रलिपि में क्या चल रहा था। तो ये सारे हमें उन एविडेंस से ही पता लग जाता है। अब है नगरीय जनसंख्या, सम्राट, वर्ग और शिल्पकार। तो भाई नगरों में शिल्पकार रहते थे, उनकी एक श्रेणी होती थी। मान लो सोने का काम करने वाले हैं, रेशम का काम करने वाले हैं, बुनकर है, तो उस समय श्रेणी होती थी, गिल्ड बोलते थे उसको। एक जैसा काम करने वाले लोग अपना काम वही करते थे और उसी का व्यापार करते थे। कई अभिलेखों में वर्णन है कि कैसे कि बुनकरों की एक श्रेणी ने ये दान दिया, तो वो उसका काम करते थे। इसके प्रधान को भी, जो इनका काफिला चलता था, उनको सातवाहा कहा जाता था। जो इनके मुखिया होते थे उनको सेठी या चेट्टी कहा जाता था। सेठ भी उसी से बना है, सेठी से ही सब, चेट्टी, सेठी, सेठ। तो ये हमें उनके बारे में पता लग जाता है कि शिल्पकार क्या काम कर रहे थे, कैसे थे, उनका वर्क कैसा था। अब है, ये मैंने बता दिया। सिक्के और राजा के बारे में एक बार फिर से बात करेंगे, क्योंकि सिक्कों के बारे में, कुषाण काल के बारे में तो बताया, लेकिन सिक्के कुछ रह गए। देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिक्के कैसे थे, सिक्कों का इतिहास क्या रहा है भारत में। सिक्कों की बात कर रहे थे, तो सिक्कों का इतिहास भारत में कैसा रहा वो मैं आपको बता रहा था। तो सिक्के, सबसे पहले जो ज्ञात सिक्के हैं भारत में, वो माने जाते हैं आहत सिक्के। आहत यानी कि वो जो उन पे ठप्पा लगा हुआ था, ठप्पे लगा के उनको बनाया जाता था। ये माने जाते हैं लगभग 2500 साल पहले के, 500-600 ईसा पूर्व के आसपास, यानी मौर्य काल से पहले के ये माने जाते हैं। इन पे चांदी के होते थे, ये आपने याद रखना, आहत सिक्के। ये वर्तमान में कुरुक्षेत्र में या फिर दिल्ली के अंदर जो म्यूजियम है उसके अंदर रखे छोटे छोटे सिक्के होते थे। उनके ऊपर चंद्रमा की, पहाड़ी की, मछली की मोहर लगा के उनको थप्पा मार देते थे और वो उसके ऊपर छप जाते थे, इसलिए इनको आहत सिक्के कहते हैं। भारत के पहले ज्ञात सिक्के यही है। इसके बाद हिंद यवन आए, मैंने आपको बताया। हिंद यवन ने यहाँ पर पहले राजा के नाम वाले और उनके चित्र वाले सिक्के चलाए। फिर कुषाण आए, कुषाणों ने सोने के सिक्के चलाए। लेकिन हम बात करें वैदिक काल की, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वहां एक सोने का सिक्का होता था, निष्क नाम वर्णन आता है एक दो जगह, उसके वस्तु विनिमय का भी साक्ष्य मिलता है। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार कहते हैं कि वो सोने का सिक्का नहीं था, वो कोई गहना था और उसी से वो शायद वस्तु विनिमय किया जाता था, निष्क। तो इसके बारे में दो विचारधारा है, कोई तो कहता है निष्क सोने का सिक्का था और कोई कहता है कि निष्क एक गहना था, आभूषण था। तो उपमहाद्वीप और उसके मूल बातें, अभिलेख का अर्थ कैसे निकाला जाता है। जो अभिलेख होते हैं उसका
अर्थ कैसे निकाला जाता है भाई। तो जो इतिहासकार होते हैं उसको देखते हैं कि जैसे अशोक के अभिलेख है, वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी लिखने का ढंग क्या है, अक्षरों की बनावट क्या है, तो उन सब चीजों से इसका अर्थ निकाला जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, कब के हैं, एक ही राजा के हैं या नहीं। जैसे अशोक के अभिलेख पूरे भारत में अफगानिस्तान तक हमें मिले हैं, तो क्या कहना चाहते हैं, तो वो उनकी बनावट अक्षरों की, किस पत्थर पे लिखे गए, किस तरह लिखे गए, तो उससे पता लग जाता है अभिलेखों के बारे में। अब ब्राह्मी लिपि का अध्ययन कैसे किया गया, मैंने आपको बताया 1837-38 में जेम्स प्रिंसेप ने पहले क्या किया, कुछ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे उन्होंने भारतीय इतिहास की जो पांडुलिपियां थी, पुरानी किताबें थी हस्तलिखित, उनको अक्षरों की बनावट और जो अभिलेख मिले थे अशोक के, उनको पढ़ना शुरू किया और प्राचीनता की तरफ चले गए कि भाई कैसे अक्षरों की बनावट ये बनी है। जैसे इसको आप देखिए, ये ब्राह्मी लिपि है, ये वाली, ये ब्राह्मी लिपि है। इस अक्षर को कै बोलते हैं ब्राह्मी में, इसको चै बोलते हैं, इसको डै बोलते हैं, इसको दै बोलते हैं, ये मैं है और ये रै है। तो प्राचीन जब पांडुलिपियों को पढ़ा गया तो हमें पता लग गया कि भाई धीरे धीरे कि ये, पहले तो सोचा गया था कि ये संस्कृत है शायद, लेकिन बाद में पता लग गया कि संस्कृत नहीं, ब्राह्मी प्राकृत लिपि में ये लेख है। अब हम बात करें खरोष्टी लिपि का को कैसे पढ़ा गया। ये जो इधर शेरे कुनाहा है, अभिलेख है, इस या शाहबाजगढ़ी का अभिलेख है, इनके अंदर दो भाषाओं का, शेरे कुनाहा में दो भाषाओं का प्रयोग किया गया था। सिक्के जो मिले हैं उस समय के, यह इंडो ग्रीक शासक थे, इंडो ग्रीक मतलब हिंद यवन शासक, जो लगभग 2200 साल पहले के आसपास यहाँ आने शुरू हुए। तो उनके सिक्कों में दो भाषाओं का प्रयोग हुआ, एक तो खरोष्टी लिपि का और एक जो हमारी ये लिपि अशोक के समय की खरोष्टी लिपि और एक यूनानी लिपि, दो लिपियों का अभी उसके अंदर सिक्कों के अंदर प्रयोग किया गया। तो जब इतिहासकारों ने वो सिक्के देखे और वो अभिलेख देखा तो वो दो लिपि में था, तो वो खरोष्टी लिपि समझ में आ गई। तो इस तरह से पता लगा कि भाई ये एक अशोक के समय के अभिलेख हैं। अब है अभिलेख साक्ष्य की सीमा। अब जो भी अभिलेख मिलते हैं तो अभिलेख बोलते हैं। इसको आप एक बार देख लीजिए, ये लिखावट, ये अभिलेख होते हैं, चाहे वो तांबे की प्लेटों के ऊपर हो। मैंने आपको बताना ध्यान नहीं रहा, एक बार फिर बताता हूं, तांबे के अभिलेख हर्षवर्धन के मिले हैं मधुबन में, उत्तर प्रदेश में, ताम्र पत्थर पर, तांबे की प्लेट के ऊपर, या कई सारे अभिलेख मिले हैं। तो इन अभिलेखों को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कई सारी सीमाएं हैं, उसकी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि उसमें कमी आ जाती है, समय के साथ वो धुंधले पड़ जाते हैं, उनकी अक्षरों की बनावट मिट जाती है। उस समय अभिलेख कुछ कहना चाह रहे थे, आज अभिलेख का अर्थ बदल सकता है। उस समय 2000 साल पहले, 2500 साल पहले वो शब्द किस संदर्भ में यूज होते थे, आज कैसे। तो ये कई सारी समस्याएं हैं जो इतिहासकारों को, जिनका सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी इतिहास लिखने में अभिलेखों का अपना विशेष महत्व है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि ये 12th क्लास का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।